नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बदलता जनमत, बदलता युवा और बदलती हुई प्राथमिकता, ये सब कुछ मिलकर बिहार चुनाव को खास बना रही है, क्योंकि पटना अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि आने वाले बिहार के राजनीतिक भविष्य की दिशा को तय करने वाला शहर है। नीतीश कुमार के पलटवार से लेकर लालू राबड़ी परिवार की सियासत और तेजस्वी यादव के नए तेवरों तक समीकरण हर दिन बदल रहे हैं। बिहार की सियासत में फिर से गर्मी चढ़ रही है और राजधानी पटना के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार पटना में लहराएगा भगवा? बिहार चुनाव का 10 मिनट का सटीक एवं दमदार सियासी विश्लेषण द जेसी शो की प्रासंगिक झलकियों के साथ आइए आपको दिखाते हैं। सर, बिहार चुनाव मतलब जातीय समीकरण। पहला सवाल यह है कि क्या इस बार का चुनाव भी कास्ट ओरिएंटेड होगा या जो बीजेपी कोशिश कर रही है विकास पे, डेवलपमेंट पे, जंगल राज पे हो जाए? दूसरी बात यह है कि जो कभी न हारने वाले नीतीश कुमार 20 साल चीफ मिनिस्टर रहे कास्ट समीकरण की वजह से, तो वो कास्ट कार्ड क्या था उनका? देखो, दो बातें हैं। बिहार की राजनीति कास्ट ओरिएंटेड है, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। संभव है कि इस बार थोड़ी सी कम हो, 5% कम हो, लेकिन उसका जो बेसिक मेजॉरिटी पार्ट है वो कास्ट ओरिएंटेड है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसका फार्मूला क्या है? नीतीश कुमार का फार्मूला ये है, जातियों को बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। आप देखिए क्या क्या उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये पहला काम ये किया उसके अंदर जो है कि दलितों को दलित और महादलित में बांट दिया, पासवान को दलित में रखा, बाकी सबको महादलित में डाल दिया। फिर एक और लाए, पिछड़े और अति पिछड़े। अति पिछड़ों में 10 जातियाँ वहाँ खड़ी कर दी जा करके। तो कुल मिला क्या हुआ, जातीय गणना हुई तो उसी हिसाब से नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवा दी बिहार में जो है। और उसमें क्या 27% लोग तो आपके दलित हैं, 36% लोग आपके जो हैं वो हैं दूसरे अति पिछड़े, दैट वे जो है। तो परमानेंट सोल्यूशन उनके पास में है। तो नीतीश कुमार का यही था सक्सेस फार्मूला जो चला। और अब आगे देखो, चूँकि वक्त आ गया सब लोगों के जाने आने का, नीतीश कुमार का भी विदाई का वक्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला चुनाव बिहार का लड़ा जाएगा, पोस्ट मंडल चुनाव जो होगा वो एक अलग तरह का होगा। हो सकता है तब तक कास्ट का इम्पैक्ट उतना नहीं रहे, लेकिन आज का सत्य यही है, बिहार इज ए कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। सर, इस वक्त जो लालू परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनका आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं चुनाव के परिणामों पर? कोई खास नहीं। बिहार के लोग आदी हो गए हैं लालू परिवार के घटनाओं के बारे में, झगड़ों के बारे में, तू तड़ाक के बारे में, गाली गलौज के बारे में, धक्का मुक्की थोड़ी बहुत उसके बारे में। और बड़ा भाई कहता है, तेज प्रताप जो है बड़ा भाई, वो कहता है छोटे भाई को भी राम का धर्म निभाना चाहिए, राम के प्रति एक मान का सम होना चाहिए, लक्ष्मण को अपना धर्म निभाना चाहिए, सब चल रहा है। लेकिन वो क्या है ना, आप देखो कि अब नॉमिनेशन था कल तेजस्वी का, परिवार वहीं था, कहाँ जाओगे छोड़ के परिवार को? लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, मीसा थी वहाँ पे, एक संजय यादव एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सेंटर वो भी थे वहाँ पे, एक वो आचार्य विदेश में रहती जिसने किडनी दी थी लालू के लिए, वो शायद नहीं थी। वो भी चाहती हैं कि 2-4 टिकट मेरे को दे दो। लेकिन उस परिवार में, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी का रूल है, उस परिवार में तेजस्वी का डंडा चलता है, उसका रूल है जो है ये। तो मानी नहीं उसने किसी की। तो ठीक है, इट इज डिसअपॉइंटेड लॉट ऑफ ए फैमिली, बट इज़ नॉट मच गोइंग टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ इलेक्शंस। सर, लालू एंड फैमिली में एक नाम का जिक्र बड़ा होता है, संजय यादव। क्या अभी भी तेजस्वी कैंप में उनका रुतबा है बरकरार? बिल्कुल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लोग जो जीवन में एक बार प्रवेश कर जाते हैं, बहुत मुश्किल से बाहर जाते हैं। तो इज़ नॉट एन एक्सेप्शन जो है, तो प्रभाव है उनका। वो परिवार वाले रोते रहते हैं दूसरे सब आसपास के लोग कि सारा इन्होंने कब्जा कर लिया और सारा प्लान कर लिया है, और वो उनको समझाते रहते हैं उनको कि ये प्रशांत किशोर से दूर रहो, इससे दूर रहो, उससे दूर रहो। हर आदमी अपना गणित होता है ना ये, तो इफेक्ट है। अब कोई तो गुण होगा उसके अंदर कि तेजस्वी यादव से गले लगाए हुए इतने टाइम से। बहरहाल आपका सवाल सही है कि ही कंटिन्यूज टू बी पावर सेंटर इन तेजस्वी कैंप। सर, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? चुनौती यही है, ये सिद्ध करना जनता को, आई एम डिफरेंट दैन माई फादर। मेरे टाइम में कोई जंगल राज नहीं होगा, मेरे टाइम में कोई स्कैंडल्स नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, आई विल बी फेयर एंड ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर एक होता। तो चुनौती ये है, जनता को कैसे भरोसा दिलाएं कि मैं लालू प्रसाद का वो बेटा नहीं हूँ, उनके संस्कारों पे चलने वाला। मेरे संस्कार डिफरेंट है, मैं उनका पुत्र हूँ, पर मेरी लीगेसी डिफरेंट है, मेरा जो वैल्यू सिस्टम वो डिफरेंट है। उनको यकीन दिलाना पड़ेगा जनता को। लेकिन वही बात है
बिहार में चूँकि कास्ट ओरिएंटेड है, इतनी मेरिट की बातें चलती नहीं हैं, दैट वे जो है, तो चुनौती तो है, लेकिन जनता के दिमाग में ये कोई बहुत बहुत बड़ा कोई फैक्टर ऐसा हो कि जिन्होंने जंगल राज मान के उसको वोट नहीं देना, उनको तो नहीं देना है, लालू को, तेजस्वी को। जिन्होंने कास्ट बेसिस पे वोट डालना है वो तो डालेंगे अपना वोट जो है, बट बाय एंड लार्ज जो सिचुएशन है वो यही है। सर, इन चुनावों में एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है क्या वाकई गेम चेंजर साबित होंगी क्या? ऑफ कोर्स, शुरू किया था नीतीश कुमार ने 15 साल पहले, उसको परिणाम दिया नरेंद्र मोदी ने। 75 लाख महिलाओं को एक साथ अपने सामने दिलवाया और ये कहा कि हम 2 भाई हैं, नरेंद्र और नीतीश, ठीक है। और कुल 1.21 करोड़, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं इसकी बेनिफिशरी हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जाए पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कि 10,000 से 2 लाख तक की सहायता देंगे। अब ये तो मतलब उस तरह की बात है ना, गेम चेंजर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा ऐसा लगता है 70-75% महिलाओं का वोट है ना, वन साइडेड इसी रूलिंग फ्रंट को जाएगा, मीन्स बीजेपी और कहीं टू सम एक्सटेंट जेडीयू। यो मान लीजिए कि नारियों का जो महत्व है या नारियों की जो उसकी बेनिफिशरी है, मतलब इस तरह पॉलिटिकल बेनिफिशरीज जो हैं वो बीजेपी भी है और टू सम एक्सटेंट नीतीश कुमार भी है। तो देखें नारियों की लोकप्रियता का जो रिटर्न गिफ्ट है वो इन दोनों में कैसे बढ़ता है, इट इज़ टू बी सीन। तो सर, आपके जवाब आधारित क्या ये कह सकते हैं कि जो नीतीश के पास महिला वोटर्स थे वो मोदी की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं, अगर केंद्र और केंद्र की योजनाओं के पर्सपेक्टिव से देखें? देखो, मोदी इज एमर्ज एज ए नेशनल हीरो एट ऑल इंडिया लेवल फॉर वुमेन, दैट वे। एक राज्य की बात नहीं है ना। और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि 1.21 करोड़ रुपए महिलाओं को जो है और बाकी दूसरा जो इतना वेतन वगैरह है, क्या नीतीश कुमार कर सकते हैं स्टेट एक्सचेकर से? बिल्कुल नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के एक्टिव सपोर्ट के बिना, एक्टिव फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो नरेंद्र मोदी गरिमा है कि उन्होंने घोषणा खुद से नहीं की, नीतीश कुमार को साथ में खड़ा रखा, 75 लाख महिलाओं को जो चेक दिया उस दिन जो है, और ये कहा उन्होंने। और वैसे भी ऑल इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार है ना डिक्लाइनिंग, दैट वे जो है। नरेंद्र मोदी स्टिल एमर्जिंग, इवन एट 75 एमर्जिंग। अभी डाउनफॉल नहीं है किसी तरह का, ना फिजिकल ना उस तरह का पॉपुलरिटी का आपका जो है। तो जो महिला कार्ड का जो क्रेडिट है कंट्री में जब बात होती है, अदर देन बिहार बात करते हैं, तो नीतीश के बजाय ऐसा लगता है कि ये जो कार्ड है वुमेन कार्ड, ये मोदी को शिफ्ट हो गया है, ऐसा लगता है। सर, क्या इस चुनाव में ये जो MY समीकरण होता है, इसका अर्थ और परिभाषा बदल चुकी है? बदल दिए लोगों ने। पहले कहते थे मुस्लिम प्लस यादव, MY, तो मुस्लिम प्लस यादव से अभी हो गया महिला प्लस नौजवान, यंग यूथ हो गया, इस तरह का चल गया नारा। ये सही है। सर, सत्ता में बीजेपी आए या फिर महागठबंधन, दोनों ही सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, जो लोक लुभावनी घोषणाएं हैं, उन सब के बीच अगर बिहार की इकोनॉमी की बात की जाए तो उसे किस स्थिति में आप देखते हैं? बिहार की इकॉनमी आंसू बहा रही है, क्या करूं, दैट वे जो है। कुल बजट ही 3.25 लाख करोड़ का है, टोटल बजट ही, ठीक है। अब 33% तो ऑलरेडी सैलरी पेंशन में जा रहा है। अब महिला स्कीम आ गई तो 33% मोर जो है वो इसमें चला जाएगा। 5,000 करोड़ तो उसी में जा रहे हैं, बिजली वाले जो 124 की बात हुई है, 124 यूनिट हम फ्री देंगे। फिर 3,000, फिर 9,000 करोड़ उसमें जा रहे हैं, पेंशन वगैरह में जा रहे हैं, दैट वे जो है। तो इकॉनमी तो ऐसी है। अब आजकल इकॉनमी तो क्या करो, पॉलिटिकल इलेक्शंस में इलेक्शन जीतना होता है। बस एक अच्छी बात यह है कि चूँकि उसकी गारंटी नरेंद्र मोदी के पास है और भारत सरकार मजबूत है फाइनेंशियली, राज्यों को सहायता कर सकती है, और भाजपा सरकारें जो वादा कर रही हैं, बिहार में जो वादा हो रहा उसको पूरा करेंगे तो ठीक है, काम चलेगा। बाकी इकॉनमी इज गोइंग टू बी वेरी बैड शेप ऑब्वियसली। सर, क्या नीतीश कुमार की लोक लुभावन घोषणाएं उनकी सरकार के एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड को दुरुस्त कर पाई? देखो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैंने कहा ना कि बिहार में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो काम करें या न करें, नीतीश कुमार के प्रति आज भी लोगों के मन में सम्मान का भाव है, आदर का भाव है। वो मुख्यमंत्री रहें न रहें, उस आदर के भाव में कमी नहीं है। वोट चाहे उनको कम दें हो सकता है, लेकिन आदर वो वहीं का वहीं है, दैट वे जो है। तो ज़्यादा नहीं था, और फिर स्वाभाविक तौर पे है, एक आदमी थोड़ा सा नाराज़ चल रहा है, थोड़ा सा डेफिसिट में, उसको आप इतनी सारी सुविधाएं दे देंगे, इतने सारे लोक लुभावन ये फैसिलिटीज़ दे देंगे, तो स्वाभाविक तौर पे होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इट हैज़ बीन ए मेजर सोर्स टू कम्बैट एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर इन बिहार। जी सर, अगर किसी कारणवश एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल रिपीट होगा? चांसेस कम हैं। नीतीश कुमार कांट भी शिंदे, एक तो उम्र नहीं है और थोड़ा मेंटल मेकअप ऐसा है, और फिर उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अजीत पवार नहीं है वहाँ कोई, उसके लिए ज़रूरी है ना 2 लोगों का होना,
अजीत फैक्टर का होना और शिंदे फैक्टर का होना और एक फडणवीस बीच में होना तीसरा फैक्टर, तो वैसे हालात यहाँ पे मतलब दैट वे नहीं है, दैट वे है। और आदमी क्यों सब करता है? ये सब करता है सरकार बनाने के लिए। वहाँ तो पहले ही सरकार बन रही है, तो कोई संभावना नहीं है कि कोई सरकार नहीं बने और उनको कोई महाराष्ट्र मॉडल जैसा कोई शिंदे तैयार करना पड़े, ऐसा लगता नहीं मुझे। चांसेस कम हैं, बाकी तो पता नहीं चलता है। कल को नीतीश कुमार के 50 अगर जीतते हैं, मान लो 25 आदमी अलग हो जाए, कोई शिंदे नया खड़ा हो जाए तो बात अलग है। बाकी वो उस सूरत में है जबकि आरजेडी की तरफ जा रहा हो एक आदमी 50 आदमी लेके, रास्ते में मालूम पड़ा चेक पोस्ट पे स्टॉप, वापस आओ, 25 आदमी वापस आ जाएंगे, तो एक शिंदे खड़ा हो सकता है, रूल आउट नहीं है उसमें। लेकिन अभी अपेरेंटली ऐसा लगता नहीं है।